कल एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि सर बैंक में हमने कैश जमा कर दिया है 12 लाख रुपए। अब आईटीआर भरनी है, आईटीआर का समय आ गया है, तो ये 12 लाख हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाएं ताकि हमें फ्यूचर में कभी भी इनकम टैक्स की नोटिस ना आए, हमें कोई टैक्स या पेनल्टी इस पर ना देना पड़े। आप तो जानते ही हैं सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी है। तो आप बताइए उपाय कोई करिए जिससे हमें आईटीआर में दिखा दे और इस पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़े। अच्छा दोस्तों, सरकार का एक नियम है जिसके अंदर एसएफटी एक फॉर्म बैंक द्वारा भरा जाता है। बैंक ये फॉर्म तब भरती है अगर कोई व्यक्ति बैंक खाते में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा करता है, तो उस केस में बैंक इसको रिपोर्टिंग कर देती है। हालांकि 1 अप्रैल 2026 से इन नियमों में बदलाव हुआ है। 10 लाख रुपए अगर आपके पास पैन कार्ड है, कैश जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में, तो आपकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है, तो इस केस में 5 लाख की लिमिट रहेगी। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ये लिमिट 10 लाख की ही है, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जैसे ही बैंक रिपोर्ट करता है, ये आपके एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट होता है कि भाई फलाना ने कैश जो है वो डिपॉजिट किया है। 10 लाख ऊपर होने पर ये रिपोर्टिंग होती है। कई बार बैंक जो है, अगर आप डायरेक्टली 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए भी जमा करते हैं, लमसम पैसा जमा करते हैं, तो भी कई बार रिपोर्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख होगा तभी आपका रिपोर्टिंग होगा। कई लोगों का सवाल आता है कि सर ये 10 लाख रुपए जो है उसकी लिमिट जो है अगर हम 50-50 हजार करके करें तो क्या रिपोर्टिंग होगी, क्या 2-2 लाख रुपए करके जमा करें? तो ध्यान रखिएगा, ये जो लिमिट है पूरे साल में टोटल लिमिट गिनी जाती है। चाहे आप 50-50 हजार करके जमा करें, चाहे आप 5 लाख रुपए करके जमा करें, 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए एक बार जमा करें, टोटल लिमिट देखी जाती है। और बैंक की नजर में तो 10 लाख की लिमिट रहती है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में ये सभी बैंकों को मिलाकर रहती है कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उन सभी में आपने जो भी पैसा डाला है, अगर वो 10 लाख से ज्यादा है, नोटिस आपको भेजी जाएगी। पूछा जाएगा कि ये कैश जो है वो आपके पास कहां से आया, आपने इसको बैंक में डाला है तो क्या इस पर प्रॉपर टैक्स आपने दिया है। कई लोगों की गलतफहमी होती है कि इस पर 30% टैक्स रेट लगता है, जबकि कई केस में देखा गया है कि यहां पर 84% तक टैक्स वसूला गया है और कई केस में 100% की पेनल्टियां भी ली गई है। तो ये गलतफहमी में ना रहे कि ये जो कैश है आईटीआर में अगर रिपोर्ट कर देंगे तो सिर्फ 30% तक टैक्स लगेगा। 12 लाख तक की इनकम है तो 12 लाख तक हमें छूट मिल रही है तो हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कई सारे प्रोविजन होते हैं जहां पर आपको 100% से लेकर 84% तक भी आपको टैक्स पेनल्टियां देनी पड़ सकती है। हालांकि लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि कैश जमा कर दिया है तो उस केस में क्या ही होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने आईटीआर में दिखाते हैं। भले ये 12 लाख का कैश आपने डिपॉजिट किया है, फिर भी आपको कोई नोटिस ना आए, पूरी कोशिश करेंगे कि आईटीआर में इसको कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों के साथ जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवानी है तो दिए गए नीचे नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर ये पैसा आपने बैंक में जमा किया है और हर डेली बेसिस पर आप कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं आप 5,000 10,000 20,000 इस तरह से डेली बेसिस पर कर रहे हैं, और ये आपकी अगर बिजनेस इनकम है, ठीक है, हम यहां पर लीगल बात करेंगे, इलीगल बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ लीगल बात करेंगे कि ये जो पैसा है हो सकता है आपका बिजनेस हो, आपकी करियाने की शॉप हो या ग्रोसरी की शॉप हो या आपका कोई ठेला हो, कोई भी ठेला हो जहां से आपको रेगुलर इनकम कैश आ रहा है, आप बैंक में जाकर जमा कर रहे हैं, तो इस केस में आपको आईटीआर में कहां दिखाना होगा। तो मान लीजिए ये आपकी बिजनेस इनकम है, यानी कैश सेल है, ठीक है, तो आईटीआर 4 एप्लीकेबल रहती है, 44 एडी एप्लीकेबल रहता है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो आपको बिजनेस का नाम लिख देना है,
ठीक है, ITR 4 में आप जाएंगे तो बिजनेस का नाम आ जाएगा। कोड ध्यान से रखिएगा, कोड आप जरूर चुनिएगा सही से, कौन सा बिजनेस एप्लीकेबल कोड है, प्रॉपर वहां पर नेचर दिया गया है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करके जो भी आपका बिजनेस नेचर है वो कर सकते हैं। होलसेल है, रिटेलर है, सर्विस रिलेटेड है, कौन सा है जो भी है वो चुन लीजिए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो भी आप बिजनेस का दे सकते हैं। ग्रोसरी शॉप है, साइकिल की शॉप है, ज्वेलरी बिजनेस है, जो भी आपका है वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। अच्छा, यहां पर आप देखिए ग्रोस टर्नओवर आपको देना होगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक है आपके कैश के रिगार्डिंग और दूसरा है आपका अकाउंट पे चेक, बैंक या फिर ECS। अगर आपको UPI से आया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आया है, NEFT से आया है, RTGS से आया है, या फिर आपको IMPS से पैसा आया है, चेक से आया है, तो उस केस में आप यहां पर डिटेल डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन से अगर आपको आया है तो यहां पर डिटेल डाल दीजिए। मान लीजिए आपको ऑनलाइन से आया है 8 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए मैं यहां पर डाल दूंगा सेल। ये हम डाल रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, कैश में मैंने डाल दिया, पूरे साल में मैं टोटल कर लूंगा बैंक के अंदर कितना मेरा कैश आया है, 12 लाख आया है, तो वो मैं यहां पर 12 लाख डाल दूंगा। टोटल मेरा सेल कितना हो गया, 20 लाख रुपए। अब इस पे प्रॉफिट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा हमेशा आप अपने बिजनेस का मार्जिन जो है वो पता करें। कई लोगों का मार्जिन 20% होता है, कई लोगों का मार्जिन 15% होता है, कई लोगों का मार्जिन 8 से 9% भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा आपका बिजनेस का क्या नेचर है, उसके हिसाब से क्या मार्जिन है वो आपको पता करना होगा। अच्छा, कई लोगों की गलत फहमी होती है, 44 AD है मतलब आपको 6% ऑनलाइन में सब दिखा देते हैं, 8 लाख पर मैं 6% दे देता हूं, या फिर जो कैश है उस पर 8% है, तो 12 लाख पर मैं क्या करता हूं सर, इस पर मैं 8% प्रॉफिट दिखा देता हूं। जो भी अमाउंट आपका आएगा वो मैं यहां पर प्रॉफिट में जो है वो दिखा देता हूं। ये गलत चीज है। अगर आप 6% 8% दिखाएंगे, कई लोग क्या करते हैं यहां पर, मान लीजिए आपका मिलाकर आ गया 5 लाख रुपया, उससे भी कम आएगा, 20 लाख है, 20 लाख पर अगर हम 10% भी करें तो यहां पर मान लीजिए 2 से 3 लाख रुपया आपने डाल दिए, ठीक है, 3 लाख रुपया आपने प्रॉफिट डाल दिया। अब आपकी FD है, मान लीजिए आपने 15 लाख की FD कर दी, तो इस केस में आपका जो इनकम है वो 15 लाख की मानी जाएगी, ना कि 3 लाख की। साफ यहां पर कहा गया है 6% और अमाउंट जो भी आपने अर्न किया है, ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स का कहना है अमाउंट जो भी आपने अर्न किया है, या फिर 6% या फिर 8%, विच एवर इज हायर। तो जो इनकम आपने कमाई है या 6% 8%, इसमें से जो हायर होगा वो प्रॉफिट आपको लेना है। तो 6% 8% नहीं होता है, हायर प्रॉफिट होता है। जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट है वो आप प्रॉपर इसमें दिखाएं। ITR 4 के अंदर 44 AD में एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिखाना है। तो हमेशा ध्यान रखिए यहां पर 6% 8% कैलकुलेशन करने जाएंगे तो दिक्कत आगे फ्यूचर में आपको आ सकती है। अच्छा, कैश हमने सेल यहां पर पूरा दिखा दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा भाई कैश डिपॉजिट जो है वो आया हुआ है, कैश डिपॉजिट जो है वो 12 लाख आया हुआ है, और हमने कैश सेल भी दिखा दी 12 लाख रुपया। तो ये चीज क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, और इस केस में आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगी। अगर नोटिस आएगी भी तो आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद ITR के साथ दे सकते हैं। इसमें आपको कभी भी जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर प्रॉफिट जो है वो आपको प्रॉपर दिखाना है। प्रॉफिट में अगर आपने कम प्रॉफिट दिखाया है नहीं चलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हायर प्रॉफिट चाहता है। तो जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से आप चेक कर लें। अच्छा, कई लोगों का बिजनेस के अंदर जो है वो GST नंबर लिया हुआ होता है, तो यहां पर आपको एक कॉलम दिया गया जहां पर आप GST नंबर जो है वो दे सकते हैं। हो सकता है आपके पास 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, जितने भी नंबर है आपके पास सभी की डिटेल आपको यहां पर देनी है। साथ में जो भी टर्नओवर हुआ है वो भी आपको देना है, तो वो भी आपको यहां पर देना है। यहां पर GST नंबर आ जाएगा। अच्छा, GST रिटर्न जो भी आपने GSTR 1 भरा है, GSTR 3B भरा है, ये GSTR 1 3B के अंदर जो भी आपने सेल्स दिखाई है, टोटल सेल्स पूरे साल में, अच्छा साल कब से होगा, 1/4/2025 से लेकर जो रिटर्न आपने भरी है 31 मार्च 2026 की, यानी 12 महीने की जो रिटर्न आपने भरी है उसकी टोटल सेल जो है वो आपको दिखानी है ITR में।
अच्छा, ये आपके एआईएस के अंदर भी रिपोर्ट होती है, एआईएस और टीआईएस के अंदर भी रिपोर्ट होती है, फॉर्म 26AS के अंदर भी रिपोर्ट होती है, तो वहां से भी आप जो है वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, अच्छा जीएसटी नंबर सर एक दिखाएं, दो दिखाएं, सभी दिखाना है। आपके पैन पर जितने भी जीएसटी नंबर है, चाहे आपने अलग अलग स्टेट में लेके रखे हुए हैं, 5 लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए, सभी का टर्नओवर आपको यहां पर दिखाना होगा। जीएसटी रिटर्न जो हम भरते हैं, एनुअल रिटर्न, वहां पर हर एक इंडिविजुअल जीएसटी रिटर्न भरते हैं, वो अलग चीज होती है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर हर एक अलग जीएसटी नंबर होता है, लेकिन वो सभी जीएसटी नंबर, चाहे आपके 4 जीएसटी नंबर हो, 5 जीएसटी नंबर हो, एक ही पैन से लिंक होता है। तो आपको एक ही पैन दिखाना है, बार बार जो है वो अलग अलग, यानी एक बार में ही टोटल जो है वो टर्नओवर दिखा देना है। अच्छा, ये जो टर्नओवर आप दिखाएंगे यहां पर, मान लीजिए मैं 20 लाख दिखा रहा हूं, तो ये आपका टर्नओवर, यहां पर जो हमने टर्नओवर निकाला था 20 लाख रुपया, 12 लाख रुपया आपका कैश का था और 8 लाख ऑनलाइन का था, तो इससे मैच होना चाहिए। कई लोग गलतियां क्या करते हैं कि आईटीआर में टर्नओवर जो है वो दिखा देंगे, मान लीजिए आपने आईटीआर भरी और यहां पर दिखा दिया 30 लाख रुपया, ठीक है, इसमें कैश भी आ गया आपका प्लस ऑनलाइन भी आ गया, और साथ में क्या करते हैं, जीएसटी के अंदर टर्नओवर दिखा देते हैं 25 लाख रुपया या 20 लाख रुपया। तो इस केस में आपको जीएसटी में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रिपोर्टिंग करेगा जीएसटी डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट चेक करेगा कि भाई आपका तो 30 लाख है, तो 5 लाख पर और जीएसटी हमें दीजिए। अच्छा, अगर आपने जीएसटी आईटीआर के अंदर जो है वो 20 लाख दिखाया है, लेकिन जीएसटी रिटर्न आपने 30 लाख की भरी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिटेल तो है ही, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपको 10 लाख की नोटिस भेज सकता है, एडिशन कर सकता है इस पर, कि इस पर हमें टैक्स दीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, दोनों ही केस में आईटीआर और जीएसटीआर के अंदर जो भी रिटर्न आप भरते हैं, दोनों मैच होने चाहिए, क्रॉस वेरीफाई होने चाहिए। मिसमैच होगा तो दिक्कत आपको आनी ही आनी है। अच्छा, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं आईटीआर 4 के अंदर, जो यहां पर आप जो है ये बैलेंस शीट दी गई है, ये बैलेंस शीट आपको भरना जरूरी होता है। इसमें कुछ कॉलम है जो आपको भरना है, 31 मार्च 2026 को क्या बैलेंस होगा। जैसे कि आपका सन्ड्री क्रेडिटर, तो अगर आपके कोई सन्ड्री क्रेडिटर है वो आप डाल सकते हैं, यानी अगर आपने कोई माल परचेज किया था, उसका पेमेंट करना बाकी रह गया 31 मार्च को, तो वो आप दे सकते हैं, पेमेंट यहां पर करवा सकते हैं, यानी जो भी बैलेंस होगा वो आपको बताना होगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, इन्वेंट्री स्टॉक कितना आपका है वो भी आप बता सकते हैं, डेटर कितने हैं, जिनसे माल बेचा गया था उनसे पैसा आना बाकी कितना है वो आप यहां बता दीजिए। अच्छा, बैंक बैलेंस इस बार देना आपके लिए जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा, जहां पर कैश डिपॉजिट किया है सभी बैंक बैलेंस, आपके 2 खाते हैं, 3 खाते हैं, 4 खाते हैं, सभी का टोटल बैलेंस जो है वो आपको देना है, यानी टोटल बैंक बैलेंस आपको देना मैंडेटरी होगा, ये ध्यान रखिएगा, टोटल बैंक बैलेंस आपको देना है। जहां पर आपने कैश डिपॉजिट करा है वो भी बैंक आप जरूर डालिए, उसका जो बैलेंस होगा 31 मार्च 2026 का वो भी आप जरूर दें। इसके अलावा कैश इन हैंड, कैश कितना आपके पास पड़ा है, तो एक प्रॉपर छोटी सी एक बैलेंस शीट आप बनाकर ये 4-5 डिटेल आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो पूरी बैलेंस शीट भी भर सकते हैं, लेकिन ये जो 5 डिटेल है वो देना मैंडेटरी है, बिना इसके आपके आईटीआर नहीं जाएगा। और अगर आईटीआर गलती से चला भी गया और आपने गलत फिगर डाल दिया तो उस केस में नोटिस आएगी, तो दिक्कत आपको हो सकती है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और कर सकते हैं, जितने भी बैंक खाते, मान लीजिए आपका एसबीआई में अकाउंट था या कैनरा बैंक में अकाउंट था, जितने भी अकाउंट है, बैंक का नाम आ जाएगा, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा, ये आप जरूर दे दें। टाइप क्या है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है वो आप डाल दें। तो ध्यान रखिएगा, सभी बैंक अकाउंट की डिटेल आपको यहां पर देनी है, ऐसा नहीं है 1 या 2 की दे दें, सभी की देनी है, जहां पर कैश डिपॉजिट हुआ है उसकी भी जरूर दे दें, एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट की नहीं देनी है। अच्छा, कोई भी एक अकाउंट आप रिफंड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई टीडीएस कटा है तो रिफंड के लिए सिलेक्ट करेंगे तो उसमें रिफंड आ जाएगा। अच्छा, मल्टीपल अकाउंट अगर सिलेक्ट किया है तो उसके इसमें रिफंड जो है किसी भी एक अकाउंट में आएगा जो वैलिडेट होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। अच्छा, अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है, आप कहते हैं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कंसल्टेंट हूं, एडवोकेट हूं, नॉर्मल अकाउंटेंट हूं, तो उस केस में आप बिजनेस में ना दिखा के, अगर आप प्रोफेशनल है, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आर्किटेक्चर हो गया, मेडिकल फील्ड से हो गया, इंजीनियर हो गया, तो इस केस में आप प्रोफेशन में दिखा सकते हैं 44 ADA में। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन आपका आ जाएगा, बिजनेस कोड क्या है वो आपको देना, यानी प्रोफेशन कोड क्या देना, और डिस्क्रिप्शन आप देना कि भाई मेडिकल से हूं मैं,
डॉक्टर हूं, चार्टेड अकाउंटेंट हूं, जो भी है वो दे दीजिए। अच्छा यहां पर भी आप देखिए कैश में आप यहां पर लिख दीजिए 12 लाख की रिसिप्ट आई है और ऑनलाइन से जो है वो मुझे 8 लाख की रिसिप्ट आई है। अच्छा यहां पर जो प्रॉफिट 6% 8% आप नहीं दिखा सकते, यहां पर प्रॉफिट क्या होता है आपका 50% और मोर, यानी कि अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट 80% है 70% है तो आपको वो एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना होगा। मिनिमम 50% दिखाना मैंडेटरी है, यानी मिनिमम इस केस में 10 लाख रुपए आपको दिखाना है। अच्छा 10 लाख 12 लाख तक की इनकम आपकी रहेगी तो उस केस में आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स आएगा। ठीक है, अगर यहां पर आप 80% दिखाते हैं, माना कि आप या 15 लाख दिखा रहे हैं, 16 लाख प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो उस केस में जो भी स्लैब रेट होगी उसके हिसाब से आप पर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, यानी 70-80 हजार रुपया जो टैक्स है वो बनकर वहां पर आ जाएगा। जो भी टैक्स आपका आएगा, अगर आप प्रॉफिट जो वो 12 लाख से ज्यादा दिखाते हैं तो वहां पर टैक्सेबिलिटी आएगी, 12 लाख के अंदर होगा तो कोई टैक्स आपको नहीं देना है। अच्छा कई लोग कहेंगे कि सर ना मेरा बिजनेस तो था ही नहीं कुछ भी, ना ही मेरा कोई प्रोफेशन था, मैंने तो अपने एक दोस्त से पैसा ले लिया। अच्छा दोस्त से अगर आपने कैश लोन लिया है 12 लाख का, आप कह रहे हैं भाई अच्छा अच्छा सर एक नहीं 2-3 दोस्तों से ले लिया, किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख, इस तरह से मैंने ले लिया, तो इसे हम जो है वो अनसिक्योर लोन में दिखा देते हैं। कई लोग बहुत होशियार होते हैं, भाई इनकम तो है नहीं मेरी, तो मैं क्या करता हूं इसको अनसिक्योर लोन में दिखा देता हूं। ए जो है वो अनसिक्योर लोन में दिखा देगा जिसको लोन मिला है, ठीक है, और दूसरा जो सामने वाला फ्रेंड है वो यहां पर लोन्स एंड एडवांसेस में दिखा देगा। वो भी यहां पर क्या करेगा 12 लाख रुपए या जो भी है वो टोटल 12 लाख रुपए दिखा देगा। एक फ्रेंड है तो अगर 4-5 फ्रेंड है तो उसके हिसाब से सब दिखा देंगे, और यहां पर जो है वो मैं 12 लाख रुपए दिखा दूंगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। बैलेंस शीट में हम डिक्लेयर कर रहे हैं 12 लाख रुपया कैश लोन है ये, ठीक है, टैक्स भी मुझे नहीं देना क्योंकि ये इनकम तो है नहीं। आप ही कहते हो लोन पर तो कोई इनकम नहीं होती है। हाँ अगर कोई ब्याज मिला इस पर, मान लीजिए इस पर मैं कोई ब्याज दे रहा हूं तो इंटरेस्ट जो है वो मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है, आपके फ्रेंड के लिए वो इनकम होगी तो वो अपनी इनकम में इंटरेस्ट दिखा सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ठीक है, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी कैश लोन दिखाते हैं, चाहे आपने फ्रेंड से लिया हो, रिलेटिव से लिया हो, नॉन रिलेटिव से क्यों ना लिया हो, किसी से भी क्यों ना लिया हो, कैश लोन आप 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते, टेकन नहीं कर सकते, ना ही इसको रीपेमेंट कर सकते हैं। 20,000 रुपए से ज्यादा एक व्यक्ति को, 1 पर्सन को, तो अगर आप ये 12 लाख रुपए दिखाएंगे तो इस पर पूरे पर 100% पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें, ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है जिससे आपको 100% पेनल्टी आ जाएगी। तो अनसिक्योर लोन में पैसा जो आप डालते हैं, कैश अगर है, बैंक ट्रांसफर से अगर हुआ है, अगर आपने बैंक ट्रांसफर के माध्यम से लोन लिया हुआ है तो इस केस में आप यहां पर दिखा सकते हैं 12 लाख रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं आएगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये कैश में हुआ तो 20,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरे पे 100% पेनल्टी लगेगी, आप नहीं बचा पाओगे अपने आप को। 12 लाख पूरा का पूरा जो कैश है पेनल्टी देनी पड़ जाएगी आपको, सरकार को। तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसी गलती ना करें, कई लोग गलतियां कर रहे हैं, सुधर जाइए। अनसिक्योर लोन में हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा, कैश का अगर कोई भी पेमेंट है आया हुआ है वो आपको नहीं दिखाना है। सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग से अगर ट्रांजैक्शन हुए हैं, लोन लिया हुआ है, चाहे वो आपने बैंक से लिया है, फ्रेंड से लिया है, रिलेटिव से लिया है, किसी से भी अगर आपने लिया है, लोन अगर है जिसको वापस आप चुकाएंगे, लोन क्या होता है जिसको वापस आप चुकाते हैं या उस पर आप ब्याज भी दे देते हैं, उसे हम लोन कहते हैं। या लोन एग्रीमेंट आपने बनवा लिया, चाहे वो पति पत्नी के बीच में भी क्यों ना हो, यह भी ध्यान रखिएगा। 12 लाख रुपए कैश अगर आपने अनसिक्योर लोन में डाल दिया तो सीधा 100% की पेनल्टी आ सकती है। ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है। अच्छा सर मैं कहूंगा कि मेरे फ्रेंड से गिफ्ट मिल गया, मुझको फ्रेंड से, नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिल गया, अब मैं क्या करता हूं ITR 3 में दिखा देता हूं इसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, सेक्शन 56(2)(10) के अंदर, जहां पर गिफ्ट हमारी एग्जेम्प्ट होती है, सॉरी गिफ्ट एग्जेम्प्ट, गिफ्ट कैश गिफ्ट जो है, कैश गिफ्ट जो है वो हमारी मिली है। अच्छा फ्रेंड से जो है वो आपकी टैक्सेबल होती है, एग्जेम्प्ट नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। 50,000 रुपए से ज्यादा
50,000 रुपए से ज्यादा पूरे साल में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको मिलाकर, नॉन रिलेटिव को मिलाकर 50,000 से ज्यादा पैसा अगर आपको मिला है, मनी रिसीव्ड हुआ है विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब है कि मैंने पैसा लिया है लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं दिया है, ना मैंने कोई सर्विस दी है ना ही मैंने वापस पैसा दिया। अगर पैसा मिला है वापस पैसा दिया वो लोन हो जाएगा, लेकिन पैसा सिर्फ रिसीव हुआ है, मैंने सामने से कुछ नहीं दिया, इसको गिफ्ट मानकर आप चाहे तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर टैक्सेबल कर सकते हैं। अच्छा ये टैक्सेबल, अच्छा आप क्या करेंगे, यहाँ पर 12 लाख रुपए डाल देता हूं सर, मेरी और कोई इनकम नहीं है, फाइनेंशियल 25-26 में क्या है 12 लाख तक एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है, आप 12 लाख के अंदर है, रिबेट 87 मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। तो यहाँ पर सर मेरा टैक्स जो है वो 0 हो जाएगा, मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मैं बच भी जाऊंगा। कैश मिला भी है, डिपॉजिट भी कर दिया 12 लाख रुपया, मैं बच भी गया। आईटीआर पे दिखा देता हूं ना सर, कैश गिफ्ट करके कौन ही पकड़ लेगा मुझको, कैसे टैक्स लगाएगा सर जब 12 लाख तक टैक्स फ्री है। तो ये आपको समझना भैया, आप दिखा तो दोगे 12 लाख रुपया, टैक्स भी आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से लग जाएगा, सब कुछ कर दोगे, लेकिन इस 12 लाख का हिसाब आपसे मांगा जाएगा फिर भी कि ये जो 12 लाख रुपया है किस व्यक्ति से आपको मिला है, लेकर आइए उन व्यक्ति को, फिर उनको नोटिस भेजी जाएगी, आप अपनी आईटीआर लाइए, कब आपने पैसा दिया था, सारी बातें खुल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक सेक्शन और है, सेक्शन 269 एसटी, ये कहता है अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा रिसीव करते हैं किसी भी एक व्यक्ति से एक दिन में, या कोई सिंगल ट्रांजैक्शन भी क्यों ना हुआ, पहले तो ये बात करता हूं, एक पर्सन एक व्यक्ति एक दिन में अगर आपने 2 लाख से ज्यादा खरीद लिया है किसी से पैसा कैश में, या फिर सिंगल ट्रांजैक्शन यानी पूरे साल में आपने क्या किया 50-50 हजार करके अलग अलग डेट पर ले रहे हो, 2 लाख का ट्रांजैक्शन क्रॉस ना हो जाए इसके वजह से अगर आप ले रहे हो और एक ही व्यक्ति से ले रहे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको सिंगल ट्रांजैक्शन भी मान सकता है, और सभी को मिलाकर 2 लाख से ऊपर हुआ 100% पेनल्टी आपको यहां पर भी लगा सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। टैक्स तो आपने नहीं दिया लेकिन पेनल्टी यहां पर आपकी लग सकती है, तो ऐसी गलती कभी ना करें। आप 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी से रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर लोन तो है नहीं सर, लोन तो है नहीं है तो 20,000 वाली कंडीशन यहां पर नहीं है, लेकिन 269 एसटी की कंडीशन आ जाती है, 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसिप्ट आप नहीं कर सकते। अच्छा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा, आप बताते रहो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्डर पास कर देगा पेनल्टी के साथ, ये हमेशा ध्यान रखिए, ऐसी भी गलती ना करें। अच्छा तो सर फिर क्या करें, अच्छा अगला जो है वो रिलेटिव, सर हम कहते हैं कि रिलेटिव से ले लिया, रिलेटिव से तो सर एग्जेम्प्ट है, ना ही कोई टैक्स लगना है उसमें, तो 12 लाख रुपए हम क्या करते हैं, चलो सर यहां पर हम दिखाते थे अदर एग्जेम्प्ट इनकम में, अदर एग्जेम्प्ट इनकम में रिलेटिव को यहां पर 12 लाख रुपए डाल देंगे, एग्जेम्प्ट इनकम है, इस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना है, भले आपने रिलेटिव से लिया है, बैंक ट्रांसफर जो होता है अगर बैंक के माध्यम से आपने लिया है तो पूरा का पूरा 100% टैक्स फ्री रहता है। अच्छा सर कैश में, अच्छा कैश में भी आपका टैक्स फ्री रहता है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैश में ध्यान रखना है 2 लाख से ज्यादा 1% से अगर आपने एक दिन में 1 डे में अगर ले रहे हैं तो इस केस में 100% पेनल्टी वहां पर भी लगेगी। अच्छा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, जो दे रहा व्यक्ति डोनर, उसका प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, आईटीआर होनी चाहिए, बैंक में पैसा था उसके पास, जो भी पैसा था प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, सारी चीजें आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। आप इतनी आसानी से कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, सरकार कैश को रिस्ट्रिक्शन करना चाहती है और आप कैश को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे चलेगा। डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जा रहा है लेकिन आप कैश इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो उस केस में दिक्कत आनी ही आनी है। बैंक के माध्यम से होता तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती, आप कभी भी दिखा सकते थे गिफ्ट में, हालांकि आपको एक गिफ्ट डीड बनवा लीजिए, बैंक से प्रॉपर ट्रांसफर होना चाहिए, डोनर की प्रॉपर इनकम होनी चाहिए, सोर्स होना चाहिए, कैश में भी ये सब चीजें लगेगी, लेकिन कैश में जो है पेनल्टी का क्लोज आ जाता है। 2 लाख से ऊपर जैसे ही आपका कैश जाएगा, रिसीव किया है आपने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की माइंड में जो घंटियां वो बजने चालू हो जाती है, वो 100% पेनल्टी की तरफ जाते हैं, कैसे भी करके आपको 100% पेनल्टी लगाने की कोशिश पूरी करेंगे, पूरी तो क्या ऑर्डर भी पास कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कैश में अगर ले रहे हैं तो सोच समझ के ले, इतना लार्ज अमाउंट आप ना ले।
अच्छा तो सर करे तो करे क्या? अच्छा, अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस 12 लाख के रिगार्डिंग, ना ही कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ना ही कोई व्यक्ति है पता आपको जिससे आपने ये पैसा लिया है, ये दोनों चीज, ना कोई व्यक्ति के बारे में पता है ना कोई डॉक्यूमेंट के बारे में पता है, तो एक ही ऑप्शन बनता है जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन कैश। इसमें आप पेनल्टी से बच सकते हैं। अनएक्सप्लेन कैश में यहां पर कैश क्रेडिट में आप 12 लाख रुपए दिखाएंगे। अच्छा, यहां पर आपको स्लैब का फायदा नहीं मिलेगा। सर फिर क्या होगा? यहां पर आपको 60% टैक्स रेट लगेगा, अगर सरचार्ज है तो वो भी 25% लगेगा, 4% सेस लगेगा, कुल मिलाकर 78% से लेकर 84% तक आपको यहां पर टैक्स वैक्स देना पड़ सकता है। तो सर इसका यूज क्या हुआ? आप पेनल्टी से बच जाएंगे। पेनल्टी जो लगनी है 200% वो आप पर नहीं लगेगी, मामूली से 10% लग सकती है, और जो ब्याज होगा वो लग सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है ना ही कोई व्यक्ति है जिसके बारे में बता सकते हैं कि इससे मुझे पैसा मिला है, या वो व्यक्ति मुकर चुका है, पैसा देने के बाद, कैश देने के बाद वो हाथ खड़े कर चुका है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, या ये अनएक्सप्लेन कैश है, तो आपको लास्ट ऑप्शन यही बचता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कैश अगर आप लेते हैं 12 लाख रुपए भी क्यों ना लिए हो, आप ये ना समझे सरकार ने 12 लाख तक की इनकम माफ कर दी है तो ये कैश आपका माफ कर दिया जाएगा, कभी नहीं। इस कैश पर 100% पेनल्टियां लग सकती है, या 84% तक का टैक्स आप पर लगाया जा सकता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।